Welcome to my YouTube channel RDX Novel Story. Ape 1 to 10. CH1 आकाशमंडल एक वस्त और लिमिटलेस वर्ल्ड जहां सब कुछ पॉसिबल है। ब्रह्मांड के किसी कोने में बसी है ये अद्भुत और अनोखे रहस्यों से भरी दुनिया। यहाँ भी धरती की तरह जीवन है, पर इसमें इंसानों के पास है अनोखी शक्तियाँ। इस दुनिया में सबसे अमीर नहीं, सबसे शक्तिशाली राज करता है। इस आकाशमंडल नाम के लोक में कई देशों में से एक देश है अग्निधारा, और इस अग्निधारा देश के उत्तरी हिस्से में बसा हुआ राज्य कालधारा के एक छोटे से गांव शांतिधाम में रहता है हमारा इस कहानी का हीरो आदित्य, जिसकी किस्मत बदलने वाली है, पर अभी तो वो भागने में बिजी है। आदित्य ने कहा, अरे भागो भागो जल्दी, अरे पीछा छोड़ भी दो रिया के पापा, आगे से नहीं आऊंगा, दीवार कूदकर दरवाजे से ही आऊंगा। अरे ऐसे कैसे दरवाजे से आएंगे, खबरदार अगर रिया के आसपास भी भटके तो गांव से बाहर निकल दूंगा। आदित्य भागता भागता रिया के पापा की नज़र से ओझल हो जाता है और बचकर सांस लेता हुआ कहता है, बच गए यार, आज तो बाल बचे, पर यार आज तो दिल टूट गया। आदित्य गांव का सबसे कमजोर लड़का पर सबसे साहसी और चालाक लड़का, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, अपने ही गांव को रहने वाली रिया नाम को लड़की को मन ही मन पसंद करता था और आज रात हिम्मत जुटा के उसके घर घुसा था और उसको पर्पस कर दिया। आदित्य ने कहा, रिया आई लव यू रिया, क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? रिया अचानक से आदित्य को अपने कमरे में देखकर डर गई। रिया बोलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब रिया को समझ में आया कि आदित्य ने क्या कहा तो उसने अचानक से अपनी चप्पल उतारो और जोर से आदित्य को मारी। फिर रिया चिल्लाने लगी, पाप आदित्य परेशान कर रहा है, पता नहीं कहाँ से आया है। जब उसके पिता आए तो पता ही है आपको कि क्या हुआ। आदित्य मन ही मन सोचता है, यहाँ जो ताकतवर है सुंदरता भी शोहरत भी उसे ही मिलती है, मैं पता नहीं कब ताकतवर बन पाऊंगा। ऐसा बोल वो अपने घर की ओर चल पड़ा। एक अंधेरी जगह में अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया और उसने बोला, देवताओं की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है। एक महान योद्धा ने 17 साल पहले जन्म लिया था, उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। खैर जो होगा अच्छा ही होगा, ये बोलकर वो अनजान बूढ़ा वहां से गायब हो गया। जब आदित्य घर पहुंचा तो उसके पिता रमेश कुमार ने उसको देखकर गुस्से से कहा, क्यों हमें बदनाम करना चाहते हो पागल लड़के? आदित्य ने बोला, अरे पापा क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे ना समझ क्यों, हमारा नाम डूबने को लगा है। अगर इतनी ही पसंद है रिया तो खुद को साबित कर, ताकतवर बन जाओ और खुद को साबित कर। रिया खुद तुम्हारे पास आएगी, पर उसके कर चोरों के जैसे दीवार लांघ कर क्यों जाता है? काश मैंने तुम्हें उस रात उठाया ही नहीं होता। जो हाँ, असल में आदित्य उनका अपना बेटा नहीं है। रमेश जी को आदित्य एक बच्चा अंधेरी रात में गांव के बाहर पहाड़ी पर मंदिर में मिला था। रमेश जी ने उस बच्चे को उठाया तो उसके गले में लॉकेट था, उस पर लिखा था आदित्य। तभी से आदित्य रमेश जी के साथ ही रहता है। अब तो आदित्य के लिए उसके पापा की डांट रोज का हो गया है, इसलिए उसको जरा भी बुरा नहीं लगा और आदित्य ने कहा कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ पर मेरा लेवल आगे बढ़ता ही नहीं। रमेश जी ने कहा, क्या करूँ अब मैं तुम्हारा? चल जा अपने कमरे में जाओ और सो जाके, मैं कुछ सोचता हूँ रिया के पापा का गुस्सा कैसे शांत करूँ। रमेश जी ने उसको रोका और कहा, अरे हाँ रुको, और 3 दिन बाद आसपास के 20 गांव में होने वाले मुकाबले के लिए तैयार जो जाना, बड़ी मुश्किलों से मैंने तुम्हारा नाम शामिल करवाया है। आदित्य ने बोला, ठीक है पापा, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। रात को आदित्य अपने सपने में देखता है कि एक महान व्यक्तित्व के साधु, जिनमें से दिव्य आभा आती महसूस हो रही थी, वह एक पहाड़ी पर बैठे आदित्य को मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाओ और जब जंगल के अंदर पहुंच जाओ तो बाएं 150 कदम, फिर दाएं 500 कदम, फिर 300 कदम। ऐसा करके अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो निराशा से बोलता है, आज फिर पूरा नहीं देख पाया। फिर आदित्य अपने बेड के नीचे से एक कागज पर एक कलम निकलता है और उस पर को उस दिव्य आभा वाले साधु ने बोला था वो लिखने लगा। ये सपना आदित्य को हर रोज आता है, पर साधु की बात पूरी होने से पहले ही सपना टूट जाता है। आदित्य ने अपने आप से ही बोला, उस साधु महाराज ने पहली बार बोला था कि मैं एक ब्रह्मांड का परम प्रतापी सम्राट बनूं है और भविष्यवाणी सच होगी। अब ये भविष्यवाणी कौन सी है ये तो बता जाते बाबा जी। चलो, जब बाबा जी की बात पूरी हो गई, उस पश्चिम दिशा में जाकर देखूंगा क्या है वहां। जब आदित्य ने देखा सुबह हो गई है तो वह उठ गया, रमेश की घर के कामों में मदद करने लगा। रमेश जी अकेले रहते हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वो आदित्य के साथ अकेले ही रहते हैं। क्या है आदित्य के जीवन का लक्ष्य, कैसे बनेगा आदित्य शक्तिशाली? जानने के लिए पढ़ते रहिए शून्य से महायोद्धा पॉकेट नोवेल ऐप पर। CH2 अजीब सी घटना। आदित्य खाना खा के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर आदित्य अपनी ट्रेनिंग करने लगा। वो योद्धाओं से तो बहुत कमजोर था, पर आम इंसानों से ताकतवर था, पर फिर भी उसका नाम बहुत खराब था। अपने गांव में सभी उसे कमजोर समझते थे। वो ट्रेनिंग करता करता बहुत जल्दी थक जाता है। आदित्य मन ही मन कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मेहनत करते रहना होगा। और फिर वो उठकर पेड़ पर चढ़ने लगा और मुश्किल से चढ़ पाया। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारने लगा, पर अचानक से उसका पर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। वो एक बहुत लंबी नदी में गिर गया। आदित्य नदी में बहता जा रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सारे कपड़े भीग चुके हैं और किसी अनजान जगह पर है। पर अनजान जगह पर भी आदित्य को पता नहीं क्यों अपना सा लग रहा था।
इसी एहसास के कारण वो आगे चलता गया। सामने एक गुफा थी। उस गुफा पर एक आधे चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ था जिसे देख वो हैरान हो गया। उस चिन्ह को वो कैसे भूल सकता था। आदित्य ने मन ही मन बोला, ये तल वही चिन्ह है जो मेरे सपने में उस बूढ़े साधु के माथे पर चमकता है। क्या मेरा सपना सच है? उसने अपने आप से पूछा। जब उसे कुछ समझ न आया तो वह गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। गुफा के अंदर जाते ही गुफा की दीवारों पर लगी हुई मशाल जलने लगी। फिर देखते ही देखते सारी गुफा रोशन हो गई। आदित्य ने देखा कि गुफा को दीवारों पर कुछ अजीब और पुरानी सी चित्रकारी की हुई है। आदित्य ने देखा दीवारों पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। आदित्य ने पढ़ने की बहुत कोशिश को पर उसे समझ नहीं आया। पर अचानक उसके मन में एक आवाज़ आने लगी। उसके होश उड़ गए जब उसे एहसास हुआ कि ये तो उसी साधु की आवाज़ है जो उसके सपने में रोज आता है और उसे पश्चिम दिशा में जाने को कहता है। उस आवाज़ में एक कविता सुनाई दे रही थी। ये किताब पढ़कर उसे ये तो समझ आ गया कि उसके पास दिव्य दृष्टि है और अनोखी सुनने को शक्ति है। 2 घंटे पूरे होने ही वाले हैं तो क्यों न मैं इस लाइब्रेरी की सारी किताबें अपने दिमाग में इकट्ठी कर लूँ। ये सोचकर आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि पूरी लाइब्रेरी में फैला दी। जैसा कि उसमें सोचा था उसके दिमाग के अंदर एक लाइब्रेरी बन गई जिसमें सारी किताबें थी। फिर वो जंगल में चला गया। आदित्य ने जंगल में जाके अपनी आंखें बंद की, जोर दिमाग की लाइब्रेरी में चला गया। फिर आदित्य ने मन ही मन बोला, अब प्रतियोगिता को सिर्फ 1 दिन बाकी है, क्यों न कुछ नई तकनीकी सीख लूँ। ये बोलकर आदित्य ने एक मुक्केबाजी की तकनीक को किताब खोली जिसका नाम है नेवला पंच। नेवला पंच तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो उसको इस्तेमाल करने वाले की मुक्के की ताकत दोगुना कर देती है। ये तकनीक एक नेवले और सांप की लड़ाई को देखकर शांतिधाम गांव के एक अनुभवी योद्धा ने कई सौ साल पहले बनाई थी। जब आदित्य किताब पढ़ रहा था तो उसने देखा कि किताब के पीछे कुछ है। जब उसने पीछे देखा तो एक छोटा सा कागज था। जब उसने कागज खोला तो वो भी एक किताब बन गई। आदित्य हैरान था क्योंकि उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था नेवला पंच की कमियां। अब ये क्या भला है, आदित्य ने बोला। आदित्य ने आगे किताब खोली तो पहले दूसरे पन्ने पर लिखा था नेवला पंच की पूरी ताकत लगाने के लिए अपनी ऊर्जा को दाएं से बाएं लेके जाओ तो 4 गुना ताकत मिलेगी। आदित्य ने सोचा, उस किताब में तो बाएं से दाएं ऊर्जा लेके जाएंगे तो 2 गुना ताकत मिलेगी। क्या इसका मतलब सिर्फ छोटा सा तरीका बदल के 4 गुना ताकत मिलेगी? ये तो कमाल है। फिर आदित्य ने देखा कि सारी किताबों के पूछा एक पन्ना है, जानी कि उसके पास एक और शक्ति है। आदित्य ने बोला, मेरे पास तो कमियां देखने वाली इम्परफेक्शन पावर भी है। आज आदित्य बहुत कुछ था। अब मुझे प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बनूंगा शून्य से महान योद्धा। आकाश गूंजेगा, धरा झुकेगी, एक दिन ज्योति नई चमकेगी। अंधकार का अंत कराने एक लड़का आएगा जगाने, उसकी गाथा अमर कहानी होगी ब्रह्मांड की जुबानी। हर बाधा को पार करेगा, विनाश से संसार बचाएगा। दिव्य पुरुष वह कहलाएगा, सत्य का दीप जलाएगा, स्वर्ण युग का वो सृजन करेगा, भविष्य नया वह लिखेगा। यह कविता उसको बार बार सुनाई दे रही थी। अचानक से आदित्य का सिर घूमने लगा और उसने खुद को वापस वहीं खड़ा पाया जहां वो ट्रेनिंग कर रहा था। उसने इस घटना के बारे में बहुत सोचा पर कुछ समझ नहीं आया। आदित्य ने मन ही मन बोला, ये क्या था? वो कविता का मतलब क्या था? आदित्य को लगा कि वो सपना देख रहा था। फिर आदित्य सब भूलकर घर वापस आ गया और खाना खाकर सो गया। उस अंधेरी अनजान गुफा के एक कोने में धुंधलाहट हुई और वहां एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी दिखाई देने लगा। उस इंसान के माथे के बीच में अर्ध चंद्रमा का निशान चमक रहा था। उस साधु ने बोला, देवताओं को टक्कर देने वाला आ ही गया। ये बोलकर वो साधु वहां से वापस गायब हो गया। आदित्य सुबह जल्दी उठ गया। आदित्य मन ही मन बोला, आज मुझे सपना नहीं आया, पर उसे समझ नहीं आया इसका कारण क्या है। सब कुछ पहले जैसा ही था पर कुछ तो नया है। आदित्य के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी जिसका आदित्य को भी पता नहीं था। आदित्य जब घर से बाहर निकला वो हैरान हो गया। आदिया का घर गांव के बिल्कुल आखिर में था। पर जब आदित्य बाहर निकला उसको सभी घरों के अंदर रह रहे लोगों को आवाजें सुनाई दे रही थी और उसको तो कई किलोमीटर दूर उड़ रहे पक्षी भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक तो उसको ये भी दिखाई दे रहा था कि एक चिड़िया के मुंह के एक कीड़ा है। और तो और यहाँ तक कि उस कीड़े की छोटी छोटी आंखें भी दिखाई दे रही थी। जब आदित्य ने अपनी आंखें मसली और फिर देखता तो वो और हैरान हो गया, क्योंकि वे घरों के अंदर काम कर रहे लोगों को भी देख पा रहा था। आदित्य हैरान था। फिर आदित्य ने अपनी आंखों पर फोकस किया। फिर उसके बाद उसने आंखें खोली तो उसे सब नॉर्मल दिखने लगा। जब फिर उसने आंखें बंद की और फोकस किया तो उसे फिर दीवारों के आर पार दिखने लगा। वो हैरान था और बहुत खुश भी था। आज वो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पर एक सवाल था उसके मन में कि आखिर ये शक्ति उसके पास आई कैसे? क्या वो इस गुफा में उस कविता की वजह से आए थे? आदित्य अपने सवालों से परेशान था, इसलिए वो अपने गांव को लाइब्रेरी में चला गया। लाइब्रेरी में अंदर जाते ही उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक लड़का, सुंदर चेहरा, छोटे घने बाल और चुस्त शरीर वाला समीर। वे हर वक्त उसको नीचा दिखाता था क्योंकि आदित्य कमजोर था। आदित्य ने मन ही मन सोचा, अब ये लंगूर कहाँ से आ गया, ये फिर लंबी लंबी छोड़ेगा। समीर ने आदित्य को देखा तो कुटिलता से मुस्कुराकर आदित्य के पास आने लगा।
समीर ने बोला, अरे देखो हमारे गांव के शिरोमणि योद्धा पधार गए हैं। वो सबको बताने लगा, ये महान योद्धा रिया को प्रपोज करने गए और उसके पिता की लाठी खा के आए हैं। ये बोल के समीर और आसपास जो लाइब्रेरी में थे अब हंसने लगे। आदित्य को मन ही मन बहुत गुस्सा आ गया। आदित्य तो पता भी नहीं चला कब उसने एक जोर का चांटा समीर को मार दिया और समीर जोर से पीछे दीवार से जा टकराया। समीर के मुंह से खून निकलने लगा। समीर लेवल 3 पर था, फिर भी वो लेवल 0 वाले का चांटा नहीं देख पाया। आदिया खुद अपनी तेजी पर हैरान था। आदित्य मन ही मन बोला, मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया। समीर दीवार से उठकर आगे आया और आदित्य को देखकर बोला, मैं तुम छोड़ूंगा नहीं बस जात लड़के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं तैयार नहीं था। ये बोलकर समीर गुस्से से आदित्य की ओर आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार मुक्का आदित्य की ओर मार दिया। एक लेवल 3 वाले योद्धा के मुक्के में 150 किलो को ताकत है। उसके मुक्के से हवा के काटने की आवाज आ रही थी। आदिया भी उसके मुक्के को देखकर घबरा गया और उसमें आंखें बनाड़ गली। जब आदिया ने आंखें खोली तो देखा उसका मुक्का आदित्य के एक हाथ ने रोक दिया था। ये देखकर आदित्य हैरान था। आदिया ने मन ही मन बोला, मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया। सिर्फ आदित्य ही नहीं, समीर और बाकी देखने वाले लोग भी हैरान थे। समीर का हाथ टूट गया था। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा और जोर जोर से रोने लगा और बोला, तुमने अपना लेवल छिपा रखा है, तुम लेवल 4 पे हो, मम्मी बचाओ। ये बोलकर समीर जोर जोर से रोने लगा और लाइब्रेरी के बाहर भाग गया। आदित्य जो अभी तक हैरान था, उसके अंदर खुशी और उत्साह की एक नई लहर फैल गई। अब आदिया बोला, इस नकारा लड़के का टाइम भी आ ही गया भगवान। ये बोलकर जब आदित्य ने आसपास देखा और एक आह भरी, सभी उसी की ओर देख रहे थे, उसमें बोला, देखना हो गया हो सबका। ये सुनकर सब अपना काम करने लगे। वह लाइब्रेरी के रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला, मुझे 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी में जाना है। रिसेप्शनिस्ट सिर्फ लेवल 1 का था। वो उसको देखकर घबरा गया क्योंकि उसमें देखा था समीर का बुरा हाल करते हुए। उसने डरते डरते बोला, 2 चांदी के सिक्के। आदित्य ने उसको सिक्के दिए और आगे चला गया। लाइब्रेरी में किताबें ही किताबें थी, वहाँ हर तरह की किताबें थी। आदित्य ने सोचा, मुझे सिर्फ देखने और सुनने की किताबें चाहिए। आदित्य ने किताबें ढूंढनी शुरू कर दी। आदित्य को बहुत ढूंढने पर भी कोई काम की किताब नहीं मिली क्योंकि वह बहुत सारी किताबें थीं। आदित्य ने सोचा, ऐसे तो मैं किताब नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर उसके दिमाग में इंडिया आया कि वो अपनी देखने वाली सुपर पावर इस्तेमाल करके देख सकता है। ये बोलकर उसने अपनी आंखों पर फोकस किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली तो उसको सिर्फ आंखों और कानों की किताबों का पता चल गया। वो हैरान था कि वो बिना किताब को छुए और बिना खोले भी जिस किताब पर फोकस करता वो उसके दिमाग में खुल रही थी। आदित्य बोला, मेरी सुपर पावर तो कमाल की है। फिर उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, पर उसे कुछ काम की जानकारी नहीं मिली। आदित्य हार मानने ही वाला था, तभी उसकी आखिरी किताब में उसे 2 शब्द मिले, दिव्य दृष्टि। जब उसने उस किताब को देखा तो वो एक उपन्यास था। उस किताब में लिखा था कि देवताओं के पास दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि के होने से हमें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। पूरी दुनिया में एक पत्ता भी हिलेगा तो देवताओं को पता चल जाता है। ये दिव्य दृष्टि सिर्फ देवताओं के पास ही होती है। आखिर आदित्य के पास ये दिव्य दृष्टि कैसे आई, क्या राज है उस कविता का, जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। CH3 शुद्ध ऊर्जा और प्रतियोगिता। आदित्य ने मन ही मन बोला, इन सब तकनीकों में तो बहुत कमियां हैं, अब इनको ठीक कैसे करूं। तभी उसके हाथ में एक मुक्केबाजी की किताब थी जिसका नाम था दानव मुक्का तकनीक। अचानक से वो किताब उड़ने लगी और उसके दिमाग में और भी मुक्केबाजी की किताबें उड़ने लगी और सब एक दूसरे से मिलकर एक मोटी किताब बन गई। आदित्य थोड़ा हैरान था। जब उसने किताब खोली तो उसका खुशी का टिकना नहीं था। ये तो अपने आप एक परफेक्ट बिना किसी कमी वाली तकनीक बना दी, पर यह है कौन सी तकनीक, उसने बोला और तकनीक का नाम देखने लगा पर किताब पर कोई नाम नहीं लिखा था। आदित्य ने उस तकनीक को नई किताब के हिसाब से प्रैक्टिस करके देखी और एक बड़े पेड़ पर उस तकनीक का इस्तेमाल करके मुक्का मारा। उसने अपनी 50% ताकत से मुक्का मारा। देखते ही देखते वो पेड़ उखाड़कर बहुत दूर गिर गया। आदित्य की खुशी का टिकना नहीं था। आदित्य ने सोचा, इतनी जबरदस्त तकनीक, इसका कोई नाम तो होना ही चाहिए। उसने इसका नाम सोचते हुए बोला, मेरी सुपर पावर दैविक है तो इसका नाम होना चाहिए देवताओं की पंच आर्ट। फिर आदित्य ने सादा दिन बैठकर बहुत सारी तकनीक बनाई और सीखी, जैसे कि देवताओं का लेग आर्ट, देवताओं का मोमेंट आर्ट, देवताओं का तलवार आर्ट, देवताओं का भाला आर्ट, देवताओं का सेवा आर्ट। ये तकनीकें परफेक्ट लेवल की तकनीकें हैं, इनमें कोई खामी नहीं निकल सकता। बस अब मुझे मेरी ऊर्जा शक्ति पर काम करना होगा। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो ये तकनीक किसी काम की नहीं, आदित्य ने अपने आप से कहा। फिर आदित्य ने एक देवताओं की ध्यान तकनीक बनाई जिससे ध्यान लगाने से सारे शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकल दूंगा। आदित्य ने फिर सारी रात जाग कर ध्यान लगाया। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके बॉडी पर काला और चिपचिपा पदार्थ था और बहुत बदबू आ रही थी। आदित्य ने मन ही मन बोला, मेरी सारी अशुद्धियां बाहर निकल आई, अब मुझे नहाना होगा। आदित्य जब नहाकर वापस आया तो थोड़ा गोरा और जवान दिखने लगा और उसकी ताकत में भी इजाफा हुआ।
आदित्य ने बोला, अब मैं किसी लेवल 7 के लड़ाकू को टक्कर दे सकता हूँ, अब मेरे एक हाथ में 5 टन को ताकत है। चलो आज प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, आज तो मैं किसी भी हाल में जीत के ही रहूंगा, आदित्य ने बोला और अपने पापा के पास गया। पापा चलिए प्रतियोगी स्थल में जाना है। रमेश जी को आज आदित्य कुछ बदला बदला लग रहा है। बेटा तुम्हारी लंबाई कुछ बढ़ गई है क्या, रमेश जी ने बोला। आदित्य ने बोला, अरे मुझे शैडो और मेरे साथ चलो। प्रतियोगिता पास वाले गांव के बड़े मैदान में आयोजित की गई थी। आदित्य और रमेश जब वहां पहुंचे तो वहां पर हजारों की भीड़ थी। आदिया ने जाके अपना नाम कंफर्म करवा के अपना पहले मैच का टोकन ले लिया। उसका टोकन नंबर था 77। टोकन नंबर को देखते समय आदित्य अपने पापा को कहता है, पापा ये प्रतियोगिता में ही जीतूंगा, मैंने पता किया है जीतने वाले को 10 लाख रुपए का प्राइज है, मैं जीत कर ही रखूंगा। रमेश जी ने मन ही मन कुछ सोचा और बोला, रुको आदित्य। हाँ बोलो पाम, आदित्य बोला। बेटा क्या तुम ये प्रतियोगिता जीत सकते हो, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारी शक्तियां बहुत बढ़ गई है, रमेश जी ने पूछा। हाँ पापा मैं बिल्कुल जीत सकता हूँ, आदित्य बोला। बेटा तुम इस प्रतियोगिता में भाग मत लो, रमेश जी ने आदित्य को बोला। पर क्यों पापा, आदित्य बोला। बेटा ये प्रतियोगिता मेघ शहर के राजा आयोजित करवाते हैं जो कि योद्धा लेवल 9 पार कर चुके हैं, रमेश ने समझते हुए बोला। ये प्रतियोगिता सबसे बेहतर योद्धा निकलने के लिए है, जो इसमें जीतेगा उसे वो अपने राज का हिस्सा बना लेंगे, सीधे सीधे बोलूं तो वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे, रमेश जी ने बताया। आदित्य ये सुनकर चौंक गया, क्या मतलब वो 10 लाख का इनाम। बेटा वो इनाम भी तो राजा को ही मिलेगा जब जीतने वाला राजमहल का हिस्सा बन जाएगा। पहले मुझे लगता था तुम टॉप 100 में भी नहीं आएंगे, इसलिए मैंने तुम प्रतियोगिता में जाने को बोला, पर अब रमेश जी ने बोलम। आदित्य ने मन ही मन कुछ सोचा और बोला, पापा मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। रमेश जी बोले, बेटा पर, आदित्य बोला, अरे बाबा पर बार कुछ नहीं, मैं हिस्सा लूंगा पर आदित्य बनकर नहीं, मास्कमैन बनकर। रमेश जी बोले, मतलब क्या है तुम्हारा, देखते जाए आप, आदित्य बोला और वह से चला गया। वहां से थोड़ी दूरी पर एक काउंटर पर जिसने हिस्सा लेना है उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं, वहां लाइन में एक अजीब काले कपड़े वाला शख्स खड़ा हो गया। उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। जब उसकी बारी आई तो काउंटर वाले ने पहले तो उसको तिरछी नजरों से देखा। FR बोला, नाम क्या है तुम्हारा, उस नकाबपोश ने बोला, शैडो फ्लेयर है नाम मेरे। जी हाँ यही तो है हमारा हीरो यानी को आदित्य। काउंटर वाले ने एक बार फिर पूछा है कि क्या नाम है। आदित्य बोला, अरे बोला न शैडो फ्लेयर। अच्छा ठीक है भैया गुस्सा मत करो, तुम्हारा टोकन नंबर कितना है। आदित्य बोला, मेरे टोकन नंबर है 77। हाँ ठीक है, तुम मैदान नंबर 8 में जाके बैठ जाओ, वह तुम्हारा मैच होगा। आदित्य जानी कि वो नकाबपोश शैडो फ्लेयर 8 नंबर मैदान के ओर चल पड़ा। सभी लोग उस काले कपड़े वाले के ओर अजीब ढंग से देख रहे थे। आदिया सबको नजरअंदाज करता हुआ 8 नंबर मैदान में जाके बैठ गया। आदिया ने देखा कि 2 योद्धा मैदान में लड़ रहे थे, एक लकड़ी मूल शक्ति का योद्धा और दूसरा बर्फ मूल शक्ति का योद्धा। आदिया मन ही मन बोला, चलो अब दिव्य दृष्टि इस्तेमाल करके देखते हैं। तभी आदित्य की दिव्य दृष्टि मैदान में उन फैल गई और आदित्य दोनों को जांचने लगा। कुछ देर में ही आदित्य को समझ आ गया कि बर्फ मूल शक्ति वाला जीत जाएगा। आदित्य सोचने लगा, मेरी दिव्य दृष्टि मुझे पहले ही बता देती है कि अगला मूव कौन सा होगा, ये तो मजेदार होने वाला है। खैर जैसा आदित्य ने सोचा था, बर्फ मूल शक्ति वाले में लकड़ी मूल शक्ति वाले को बुरी तरह से हरा दिया। फिर ऐसे ही मुकाबले चलते गए और समय बीतता गया। आदिया ने आंखें बंद कर रखी थी और वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था। जैसे ही नंबर बोला गया 77 तो आदित्य ने अपनी आंखें खोली और मैदान की ओर चल पड़ा। आदित्य का विरोधी हवा मूल शक्ति वाला योद्धा था, उसका नाम था वायुचंद। वायुचंद हवा की शक्ति से उड़कर स्टेज पर आया, जिसे पूरी दर्शक भी जोर जोर से चिल्लाने और तालियां बजाने लगी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जब उसने देखा कि उसका विरोधी एक अजीब सा काले कपड़े से ढका इंसान है तो वो हैरान हो गया, उसने इसे कभी नहीं देखा था। वायुचंद ने देखा कि वो सीधा सीधा चलकर आ रहा है तो उसे समझ आ गया कि एक कमजोर गधा है, बस और कुछ नहीं। आदित्य के स्टेज पर आने के बाद रेफरी ने मुकाबला शुरू करवाया। वायुचंद ने अपने वायुमूल शक्ति से तेजी से आदित्य पर हमला करने उसकी ओर तेज गति से दौड़ा, पर आदित्य के माथे पर तो शिकन तक नहीं थी। आदित्य ने उसका ताकतवर मुक्का अपने एक हाथ से रोक दिया। आदित्य ने बोला, बस इतना ही, मैं निराश हुआ। वायुचंद का हाथ टूट चुका था और वो चिल्लाने लगा। रेफरी ने एक हकीम को बुलाया। हकीम ने जांच करके बोला, इसका एक हाथ पूरी तरह से टूट गया है, अब ये कभी इस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर अब उस नकाबपोश को देखने लगे जिसने अपना नाल शैडो फ्लेयर बताया था। अब सबको पता चल गया था कि वो कितना शक्तिशाली है। रेफरी ने बोला, इस मुकाबले का विजेता है शैडो फ्लेयर। आदित्य वापस जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। सभी दर्शकों का मुख्य केंद्र अब सिर्फ शैडो फ्लेयर ही था। दर्शकों के बीच एक खूबसूरत लड़की बैठी देख रही थी, जिसकी सुराहीदार गर्दन, काली चमकदार आंखें, लंबे घने बाल देखने में बिल्कुल अप्सरा। वो लड़की और कोई नहीं, आदित्य की पहली पसंद और गांव के मुखिया की बेटी रिया थी। रिया की आंखों में आज एक अलग सी चमक थी, पर वो शैडो फ्लेयर को टुक टुक देखे जा रही थी।
फिर जल्द ही मुकाबले शुरू हो गए और आदित्य आसानी से अगले भाग में पहुंच गया। आदित्य का अगला मुकाबला आग मूल शक्ति वाले योद्धा के साथ हुआ। उस योद्धा ने आदित्य पर आग के चिंगारों से हमला किया। उस तकनीक का नाम है एम्बर अटैक तकनीक। आदित्य ने दिव्य मोमेंट तकनीक की प्रैक्टिस की थी जिसमें कोई खामी नहीं थी, इसलिए उसको रफ्तार बहुत तेज थी। आदित्य वहां से गायब होकर उसके विरोधी के पीछे पहुंच गया। सबको लगा आदित्य टेलीपोर्ट के सकता, सिर्फ मैं जज जिनका लेवल ऊंचा था वहीं आदित्य को तेजी से चलते हुए देख पाए। आदित्य ने उसका पीछे जाके दिव्य लैग तकनीक का इस्तेमाल किया और एक ही बार में उसको उड़ के मुकाबले के मैदान से बाहर निकल फेंका। रेफरी ने बोला इस मुकाबले का विजेता है शैडो फ्लेयर। दर्शकों में बैठी रिया भी आंखों में चमक लिए आदित्य की तरफ देखे जा रही थी। कौन हो तुम, आखिर कितने शक्तिशाली हो तुम, रिया ने मन ही मन बोला। रिया के दिल में कुछ होने लगा था। उसके साथ बैठी उसकी सहेली सोनिया ने रिया को कहानी मारते हुए पूछा, कहीं तुझे इस योद्धा से प्यार तो नहीं हो गया? मैं इसको किसी भी हाल में हासिल करके ही रखूंगी, रिया ने बोला और मैदान से अपनी सीट पर जाते हुए आदित्य को देखने लगी। ये हाल सिर्फ रिया का ही नहीं, लगभग सारी लड़कियों का यही हाल था। अगला मुकाबला हुआ एक ऐसे जाने पहचाने नाम का जिसके देखकर आदित्य हैरान हो गया और मन ही मन बोला ये भी 8 नंबर मैदान में ही है। मैदान में एक सुंदर बालों वाली लड़की लड़ाई के लिए तैयार थी, वो और कोई नहीं रिया थी। रिया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे रिजेक्ट करके अब मैं इतना ताकतवर बनूं है तुम कभी सोच भी नहीं सकती, आदित्य में मन ही मन बोला और आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि को फैला दिया। क्या आदित्य जीत पाएगा यह प्रतियोगिता और कौन सा रोमांचक मोड आने वाला है? आदित्य को जिंदगी के जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। CH4 एक हमला दुश्मन ढेर। देखते ही देखते आज के दिन के मुकाबले खत्म हो गई। आदित्य अपने पापा के पास चला गया। रमेश जी बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि आदित्य को किसी भी लड़ाई में गंभीर चोट भी लगी, वे आसानी से मुकाबला जीत गया। वो दोनों घर चले गए। अगले दिन फिर टूर्नामेंट में कच्चा कच भीड़ थी, पर जैसे ही किसी की निगाह नकाब वाले एक जाने पहचाने इंसान पर पड़ी तो उसने सबको चिल्ला चिल्ला के बताना शुरू कर दिया, अरे देखो कल वाला शेडो फ्लेयर आ गया, देखो कल वाला शेडो फ्लेयर आ गया। जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि ये वही है जिसने कल वाले मैच में सिर्फ एक वार में ही अपने विरोधी को चारों खाने चित कर दिया था, तो सब आदित्य को इज्जत और डर की निगाह से देखने लगे। जिन लोगों का आज मुकाबला था वो उत्साह से उसकी ओर देखने लगे। आखिर कौन इतने ताकतवर इंसान को हराना नहीं चाहेगा? फिलहाल भीड़ में 2 आंखें ऐसी थी जिनमें उस नकाबपोश के लिए बेइंतहा प्यार देखा जा सकता था। ये और कोई नहीं, गांव के मुखिया की बेटी रिया थी। रिया भी एक अच्छी योद्धा है, वो कल अपने सेट मैच आसानी से जीत गई। आज जब आदित्य उस काउंटर पर गया जहां पर उसका टोकन और मैदान का नंबर मिलना था, तो वो काउंटर वाला भी एक पल के लिए तो नकाब पहने काले कपड़े वाले को देखकर सहम गया। फिर जब उसे समझ में आया कि वो कौन है तो उसने आदित्य को नया टैकल जो कि 22 था और मैदान नंबर बता दिया। आज आदित्य का मुकाबला 2 नंबर मैदान में था। आदित्य चुपचाप मैदान में बैठ गया और आदित्य ने आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य दृष्टि पूरे मैदान में फैला दी। आदित्य को उसकी दिव्य दृष्टि से एक जोड़ी आंखें उसे देखती हुई दिखी। अब ये मुझे क्यों देख रही है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है? पर अगर इसको पता भी चल हुआ हो तो भी मेरी तरफ ऐसे तो नहीं देखती कभी। चलो छोड़ो उसे, मैच पर फोकस करो। आदित्य, पहले मैच में रेफरी ने बताया कि आप हथियार चुन सकते हैं, पर हथियार आपका नहीं होना चाहिए। आप हमारे हथियारों से कोई भी एक हथियार चुन सकते हैं। दोनों ने एक एक हाथ चुन लिया, एक ने भाला चुना तो दूसरे ने एक सेवर चुननी। आदित्य ने देखा इस बार के मुकाबले के रहे योद्धाओं में काफी दम है, ये तो हाई रैंक की तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो संभल कर लड़ना होगा। आदित्य ने मन ही मन सोचा, इस बार तो मुझे तलवार इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। मैंने भी दिव्य तलवार तकनीक सीखी थी, पर मुझे सच में उसको ताकत नहीं पता इनके जितनी होगी भी या नहीं। आदित्य ने अभी तक अपनी ताकत नहीं मापी थी, इसलिए वह थोड़ा नर्वस था। आदित्य यानी कि शैडो फ्लेयर के कारनामे सुनकर तो शहर के महागुरु भी ये मुकाबला देखने आए थे। जब आदित्य के टोकन का नंबर बोला गया तो आदित्य चलकर आराम से मैदान के बीच में चला गया। आदित्य ने देखा उसका विरोधी एक लंबी छलांग लगाकर मैदान में पहुंचा था। आह, ये दिखावा! आदित्य ने आह भरते हुए मन ही मन बोला और अपने विरोधी को और देखा। एक हट्टा कट्टा छोटे बालों वाला आदमी जो किसी हाथी की तरह लग रहा था, उसकी चेहरे पर चोट के पुराने निशान और हाथ में पकड़ा भरी भरकम हथौड़ा उसको नर्क का शैतान लग रहा था। आदित्य उसे देख थोड़ा घबरा आ गया, आखिर उसने इतने ताकतवर इंसान से कभी मुकाबला नहीं किया था ना। आदित्य ने हिचकिचा कर हथियारों के स्थान से एक तेज धार तलवार उठा ली। उसके तलवार उठाते ही कुछ हुआ अचानक से, किसी को पता नहीं चला, पर उस महागुरु के माथे पर शिकन आ गई। महागुरु का नाम था महागुरु राम्या। महागुरु राम्या को पता नहीं आदित्य को उस तलवार के साथ देखकर अजीब सा डर लगने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर ये तलवार से बाहर हुआ तो प्रलय आ जाएगी। महागुरु राम्या ने एक ऊर्जा आती हुई महसूस की। आदित्य की तलवार से एक ऊर्जा आ रही है, पर वह ऊर्जा कुछ तो अजीब है। महागुरु राम्या देखते रहे, फिर उन्हें समझ में आया। ये हकलाते हुए उन्होंने बोला,
ये तो दिव्य ऊर्जा है, स्वर्ग की दैविक तलवारबाजी तकनीक जो मध्यकाल में देवताओं के पास होती थी। इधर महागुरु राम्या हैरान थे, उधर मुकाबला शुरू हो गया। उस भारी भरकम इंसान ने अपना लोहे का हथौड़ा सीधा आदित्य के सिर की ओर चला दिया। आदित्य घबराया और उसने बौखलाहट में ही अपनी तलवार आगे कर दी। जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो लोहे का भरी भरकम हथौड़ा किसी पनीर की तरह दो हिस्सों में कट गया और उस तलवार से निकली ऊर्जा ने आदित्य के विरोधी का हाथ काट दिया। आदित्य ये देखकर हैरान हो गया। सारे दर्शक अचानक से खामोश हो गए। फिर पूरी भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, शैडो को कोई हरा नहीं सकता, शैडो को कोई हरा नहीं सकता। रेफरी भी होश में आया और बला भेजता है, शैडो फ्लेयर। अचानक आदित्य को कुछ महसूस हुआ। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर रखी थी तो उसका ध्यान एक बूढ़े पर ताकतवर दिखे शख्स की ओर गया। उसने सफ़ेद कलर का लबादा पहना हुआ था और उसकी आंखें तो ऐसे जैसे उससे कोई रहस्य नहीं छिप सकता। वो और कोई नहीं, महागुरु राम्या थे। उन्हें भी कुछ महसूस हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया तो वो और हैरान हो गए, ये तो दिव्य दृष्टि है। ये बोलकर वो वहां से गायब हो गए। आदित्य को भी अजीब लगा, क्या उनको मुझ पे शक हो गया है? चलो जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर आदित्य अपने सीट पर जाकर बैठ गया। वहां से बहुत दूर एक महल के एक कमरे में दो शख्स आमने सामने बैठे थे। एक तो वही महागुरु राम्या थे जो ज्यादा ही विनम्र और शांत लग रहे थे, और उनके सामने बैठे थे लंबी मूंछों वाले महान आभा वाले शख्स थे जिनकी हर अदा में राजसी आभा झलकती है। वो है मेघ शहर के मुखिया और सेना नायक अभिमन्यु प्रताप सिंह। अभिमन्यु प्रताप सिंह जी ने मूंछों को ताव देते हुए बोला, बोलिए महागुरु राम्या, क्या खबर लिए है? आज इतनी हड़बड़ी में प्रतियोगिता छोड़कर यहाँ आए हैं। क्षमा कीजिए महाराज, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा, महागुरु राम्या जी ने विनम्र होते हुए बोला। महाराज बोले, ऐसी क्या बात है महागुरु जी, बताइए जरा। महाराज, मुझे खबर मिली थी कि एक योद्धा अपने हर विरोधी को सिर्फ एक ही वार में ढेर कर रहा है। मैं उसे देखने के लिए उसके मुकाबले के मैदान में गया। जब मैंने देखा तो मुझे उसमें कोई शक्ति की आभा नहीं महसूस हुई। वो मुझे सिर्फ एक आम शक्तिहीन इंसान लगा, पर जब उसने मैदान में कदम रखा और तलवार उठाई तो मुझे उससे डर लगने लगा। उसकी तलवार से दिव्य ऊर्जा आ रही थी। राम्या जी, क्या आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। जी महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। वो दिव्य आभा थी जो मध्यकाल में देवताओं की तलवार से निकला करती थी, महागुरु ने बताया। महाराज ने आदेश दिया, महागुरु जी उस पर नजर रखिए। अगर उसने फिर से दिव्य तकनीक का उपयोग किया तो उसे मेरे पास लेके आइएगा, मैं खुद उसकी जांच करूंगा। जी महाराज, महागुरु बोले। जी महाराज, शायद हमारी तलाश अब खत्म हुई, शायद वही लड़का बन सकता है हमारा महायोद्धा। उधर मुकाबले अभी जारी थे और आदित्य बस उस बूढ़े इंसान के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसका टोकन नंबर बुलाया हुआ तो वो एक बार फिर मैदान के बीच में चला गया। आदित्य ने मन ही मन बोला, अच्छा तो अब मेरा मुकाबला इससे है। सामने और कोई नहीं, उसी के गांव के मुखिया की बेटी रिया खड़ी थी जो उसको आंखों में चमक के साथ देख रही थी। रिया ने बोला, कैसे हो तुम? आदित्य ने बोला, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। रिया ने मन ही मन बोला, इसके तो तेवर ही बहुत है, तो थौक है, फिर मैं रहम नहीं दिखाने वाली। रेफरी ने बोला, तैयार हो, 3 2 1 शुरू करो। आदित्य तलवार की ताकत जान चुका था, इसलिए उसने तलवार नहीं उठाई, क्योंकि अगर वो तलवार से हमला करता तो रिया एक झटके में ही मारी जाती। रिया भी तलवारबाजी में कुशल थी। जब रिया ने देखा कि शैडो फ्लेयर तलवार के बिना ही आ गया तो उसने बोला, हथियार नहीं लाओगे क्या? बिना हथियार के तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, अपनी पूरी ताकत से हमला करो। आदित्य ने बोला, आत्मविश्वास ठीक है और अहंकार हानिकारक हो सकता है योद्धा। रिया ने बोला, वो तो वक्त ही बताएगा कि आत्मविश्वास है या अहंकार। चलो अब बातें बहुत हो गई, तुम हमला करो। रिया ने ये सुनते ही तलवार उठाई और तेज गति से तलवार की गूंज तकनीक से हमला कर दिया। रिया की तलवार से हवा के कटने तक की आवाज आ रही थी, पर आदित्य तो जरा भी नहीं हिला, एकदम शांति से एक जगह और खड़ा रहा। दर्शकों को लगा कि शैडो रिया की तलवार की स्पीड से हैरान हो गया, अब तो ये मरने वाला है। तभी सब ने देखा कि रिया को तलवार सिर्फ 1 इंच की दूरी से आदित्य ने अपने पहले उंगली और अंगूठे के बीच रिया की तेज तलवार को पकड़ लिया था। पूरी दर्शक दीर्घा में सन्नाटा पे गया। रिया के तो होश ही उड़ गए थे, ये तुमने कैसे किया? रिया ने अपनी तलवार वापस खींचने को कोशिश को, पर वो 1 इंच न हिल सकी। आदित्य ने बोला, इतना जोर मत लगाओ, तलवार टूट जाएगी। और फिर आदित्य ने थोड़ा सा जोर लगाया और रिया की तलवार टूट गई। रिया हैरान परेशान खड़ी रही। तभी आदित्य अपनी जगह से गायब हो गया और अचानक से रिया के आंखों में अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे मैदान से बाहर थी और आदित्य जीत गया था। पर आदित्य से हार कर रिया दुखी नहीं थी, उसको अंदर तो अजीब सी भावनाओं का कोहराम मचा था। रिया मन ही मन सोच रही थी कि जब शैडो ने मुझे उठा के मैदान से बाहर किया तो वो मेरे कितने करीब था। मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है, मैं किसी भी हाल में इस लड़के को हासिल करके ही रहूंगी। आज के दिन के मुकाबले के खत्म होने के बाद टॉप 20 योद्धा चुन लिए गए, जिनके नाम हवा में दिखाई देने लगे, जिनके नाम हवा के दिखाई दे रहे थे। कल इन सबका मुकाबला होगा और टॉप 10 कल निकाले जाएंगे।
जब वो वहां से निकलने ही लगा तो उसके सामने एक आकृति आ गई। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर रखी थी, इसलिए उसने उस अनजान शख्स के आने से पहले ही एक जोर का मुक्का मार दिया, पर उस मुक्के को देखकर उस अनजान ने अपना हाथ से ही पकड़ लिया, पर वह 5 कदम पीछे चला गया। वो वही बूढ़ा इंसान था जिसको आदित्य ने मैदान में देखा था जब वो तलवार के साथ लड़ रहा था। एह लड़के, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारी उम्र का तो कोई मेरी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता, पर तुमने तो मुझे पकड़ लिया और हमला भी कर दिया। कमाल हो तुम। देखो बच्चे, मैं तुम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उस बूढ़े ने बोला। अच्छा, तो फिर आपके कपड़ों के अंदर लाल रंग का खंजर क्यों छुपाया है? आदित्य बोला। इसका मतलब तुम सच में आत्मिक दृष्टि का इस्तेमाल कर सकते हो, वो बूढ़ा बोला। कृपा अपनी पहचान बताने का कष्ट करे, वरना मैं हमला करने को मजबूर हो जाऊंगा, आदित्य ने कहा। तुम शैडो फ्लेयर हो न? मैं मेघ शहर का महागुरु राम्या हूँ। अच्छा, तो आप है महागुरु राम्या? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आदित्य के बोला। क्या मैं तुम्हारे 2 मिनट ले सकता हूँ? शैडो महागुरु राम्या जी बोले। हाँ क्यों नहीं महागुरु, आदित्य बोला। तो महागुरु ने हाथ हिलाया और आसपास एक अदृश्य घेरा बन गया जिससे कोई ना तो देख पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है। आदित्य को दिव्य दृष्टि सक्रिय थी, जिस वजह से उसे पता चल गया कि इस तकनीक का नाम है स्पेस कंप्रेस। वह क्या तकनीक है? आदित्य बोला। हम तो अलग ही डायमेंशन में आ गए हैं। जब आदित्य की ये बात महागुरु ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। ये तकनीक के बारे में तो उनके गुरु के अलावा किसी को नहीं पता था। अब तो महागुरु को लग रहा है कि ये सच में असामान्य शक्तियों वाला योद्धा है। आखिर क्या चाहते हैं महागुरु और महाराज? आदित्य से क्या मदद चाहते हैं? आदित्य से जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। CH5 महागुरु ने मांगी मदद। महागुरु ने आदित्य से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी असली पहचान बता सकते हो? क्या आप एक महागुरु होकर भी मेरी असली पहचान का पता नहीं लगा सकते? आदिया के कुटिल मुस्कान से पूछा। हाँ, पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर से एक दैविक ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारी वास्तविक पहचान पता लगाने से रोक रही है। मैं इसका भी रहस्य जानना चाहता हूँ, महागुरु आदित्य से बोले। माफ कीजिएगा, मैं अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब आप बताएं, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? आदित्य बोला। हाँ शैडो फ्लेयर, देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, महागुरु बोले। इतने बड़े और ताकतवर महागुरु को मेरी क्या मदद चाहिए? आदित्य ने पूछा। महागुरु ने आह भरी और बोला, ये 2 राज की जंग है। बस हमारे में एक शहर पर पड़ोसी सूर्यपुर हमला करना चाहता है और कई बार हमला कर भी चुका है, पर वो आसानी से जीत नहीं सकता। बेशक वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पर अगर बात जिंदगी और मौत की हो तो उनको भी भारी नुकसान होगा, इसलिए तो वो लड़ना नहीं चाहते। उन्होंने हमें चुनौती दी है कि वो एक युवा योद्धा तैयार कर रहे हैं जिसको हमारे किसी युवा योद्धा से लाइफ एंड डेथ मैच करना होगा। हमारे युवा योद्धाओं में शायद ही कोई उनके योद्धा के खिलाफ टिक पाए। मैं चाहता हूँ तुम एक बात हमारे महाराज से मिलने जाओ। वो तुम्हें सारी परिस्थिति से वाकिफ करवा देंगे और इसके लिए तुम अच्छा सा इनाम भी दिया जाएगा और हमारा राज परिवार तुम्हारा बहुत आभारी रहेगा, महागुरु ने कहा। आदित्य ने बोला, ठीक है, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। महागुरु ने बोला, तो तुम जवाब कैसे दोगे? तुम्हारी पहचान क्या है? आदित्य बोला, उसकी आप चिंता मत कीजिए, आपको संदेश मिल जाएगा। ये बोलकर आदित्य अचानक से गायब हो गया और महागुरु हैरान खड़े रह गया। आदित्य ने दिव्य मोमेंट आर्ट यूज की थी। आदित्य घर जाकर महागुरु के बारे में सोचने लगा। थोड़ा टाइम अकेले कुछ सोचने के बाद उसने अपने दिमाग में किताबों का भंडार देखा और उनमें से एक किताब ढूंढी जिसका नाम था टेलीपैथी। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हम किसी अन्य के दिमाग में सीधा कोई बात भेज सकते हैं। जब आदित्य ने उसकी कमियां देखी तो वहां पर लिखा, पहले कमी लिखी थी कि नियमित दूरी से ही ये तकनीक काम करेगी। इस तकनीक की ये कमी मिटने के लिए आदित्य अपने दिमाग में किताबें ढूंढता रहा और सुबह होने तक उसने एक परफेक्ट टेलीपैथी तकनीक बना ही ली। आदित्य ने अपने आप से बोला, अब चलते हैं मेघ शहर के राजमहल में। ये बोलकर आदित्य चल पड़ा अपने नए और रोमांच से भरे सफर पर। आदित्य ने अपनी प्रतियोगिता में आगे जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकल दिया क्योंकि वहां कोई ढंग का विरोधी नहीं मिलेगा। क्या पता सूर्यपुर का योद्धा थोड़ा ताकतवर हो। गांव से मेघ शहर के ओर जाते समय बीच में से एक जंगल पार करना होता है। आदित्य ने सोच, इस जंगल में तो अलौकिक प्राणी भी पाए जाते हैं। अलौकिक प्राणी आम जानवरों से अलग होते हैं, उनके पास खासियत और जादुई ताकत होती है जिसको मरने पर उनके अंदर से अलौकिक पत्थर निकलते हैं। जाने बेचकर अच्छा धन कमाया जा सकता है। आदित्य सोचता सोचता जंगल के अंदर आ गया। उसकी चाल आम इंसान से बहुत तेज थी, इसलिए वह जल्द ही जंगल के मध्य में पहुंच गया। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि पूरे जंगल में फैला दी और आदित्य ने देखा कि करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर एक अजीब सा भैंसे जैसा प्राणी है, पर उसकी 3 पूंछ है। आदित्य ने अपनी दिमाग में देखा तो उसे एक किताब मिली, उसमें इस भैंसे के बारे में जानकारी दी गई थी। इस भैंसे को अलौकिक टोरेस नाम से जाना जाता है। ये भैंसे अपने शिकार को बिना चबाए भी निगल सकते हैं। आदित्य ताजी से उस भैंसे को और दौड़ा और पहुंचते ही एक जोरदार मुक्का उस भैंसे को मार दिया। उस भैंसे को पता भी नहीं चला कब उसको मृत्यु हो गई। आदित्य ने उसके दिमाग को चाकू से चीरकर एक अलौकिक पत्थर निकल लिया और आगे बढ़ गया।
रास्ते में उसे कई ऐसे भैंसे मिले जिनको मरने के बाद आदित्य ने 36 अलौकिक पत्थर हासिल कर लिए हैं। आदित्य बोला मैं तो अमीर हो गया, वाह भगवान तेरे खेल निराले। आदित्य खुश हो ही रहा था कि अचानक उसे दिव्य दृष्टि से कुछ दिखा। एक छोटा सा बच्चा एक लाल रंग के पंखों वाले शेर से बचकर दौड़ रहा था। आदित्य ने अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ लगा दी और जब वह पहुंचा तो शहर उस बच्चे को खाने ही बाल था कि तभी आदित्य उसके आगे आ गया और शेर के मुंह पर जोरदार चांटा मार दिया। आदित्य का चांटा इतना जोरदार था कि शेर कई मीटर दूर जाकर गिरा, पर शहर बहुत ताकतवर था। वह फिर आदित्य पर हमला करने को दौड़ा। अरे बापरे, मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर मरा था। आदित्य ने फिर अपने बैग से खंजर निकाला और जब शेर पास आया तो उसने शेर को आंखों पर हमला कर दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर उसने शेर को जान से मार डाला। आदित्य उस बच्चे के पास गया और उसको पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आदित्य को देखकर वो बच्चा रोने लगा और आदित्य के गले लग गया। 8 साल का प्यार बच्चा, घने काले बाल, नीला आंखें उस बच्चे को बहुत आकर्षित बना रही थी। आदित्य मन ही मन सोच रहा था कि ये बच्चा इस जंगल में अकेला क्या कर रहा है। आदित्य में बच्चे को चुप करवाया और पुचकार ये हुए पूछा, बेटा आपके माँ बाबा कहाँ है और आप अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो बच्चा बोला, भैया मैं अकेला रहता हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं मेघ शहर के अनाथाश्रम में रहता हूँ। सभी बड़े बच्चे मुझे कमजोर कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को साबित करने जंगल में अगुआ और यहाँ फंस गया। वैसे भैया मेरा नाम है आर्यन, और अपना क्या नाम है? आर्यन ने आदित्य से पूछा। मेरा नाम है आदित्य छोटू, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भैया आप बहुत ताकतवर हो, अपने कैसे उस शेर को मार डाला? आदित्य क्या करेगा इतने अलौकिक पत्थरों का, और क्यों बनाया आर्यन को शिष्य? आदित्य ने जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ CH6 नए शहर में एंट्री। क्या तुम भी ताकतवर बनना चाहते हो? आदित्य ने आर्यन से पूछा। हाँ भैया, मैं आपके जितना ही ताकतवर बनना चाहता हूँ, आर्यन ने खुश होकर आदित्य से कहा। तो चलो फिर पहले हम इस जंगल से बाहर चले, आदित्य ने आर्यन को कहा। हाँ ठीक है भैया, आर्यन ने बोला और आदित्य के साथ जंगल के बाहर की ओर चल पड़े। आदित्य आर्यन के साथ धीरे धीरे चल रहा था, जिसकी वजह से उसे जंगल से बाहर निकलने में 3 घंटे लग गए। आदित्य ने आर्यन से सवाल पूछा, आर्यन क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? क्या मैं आपके जितना ताकतवर बन सकता हूँ? भैया तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो छोटू, आदित्य ने मुस्कुराकर आर्यन को कहा। तो ठीक है, आज से आप मेरे गुरु, आर्यन ने बोला और 7 बार घुटने टेक कर आदित्य को प्रणाम किया और सेरेमनी पूरी कर ली। आदित्य ने तभी अपनी परफेक्ट ध्यान तकनीक का सिंपल वर्जन आर्यन को कागज़ पर लिख कर दे दिया। लो छोटू, अब से तुम रोज इस तकनीक से ध्यान लगाओगे तो मेरे जितने शक्तिशाली बन जाएंगे। चलो अब शहर में चलते हैं। आदित्य जब शहर के अंदर गया तो वह शहर को देखकर हैरान हो गया। आदित्य कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था और अब इतना बड़ा और चहल पहल वाला नया शहर देखकर आदित्य बहुत उत्साहित था। शहर में जाकर आदित्य को पहले तो रहने का बंदोबस्त करना था, इसीलिए उसने पहल तो आर्यन को अनाथ आश्रम वापस भेज दिया और बोला कि जब मैं रहने का बंदोबस्त के लूंगा तुम बता दूंगा। आदित्य सबसे पहले तो एक झुग्गी में गया और उसने काले कपड़े और मास्क पहन लिए और बन गया शैडो फ्लेयर। फिर आदित्य चल पड़ा महल की ओर। शहर के बीच बना मेघ महल बहुत ही भव्य और सुंदर लग रहा था। आदित्य ने वह पहुंचकर बोला, ये महल तो कमाल का है। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की और महागुरु को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में ही आदित्य को महागुरु राम्या महल के बगीचे में साधना करते हुए मिले। आदित्य ने अपनी नई तकनीक टेलीपैथी इस्तेमाल करने का सोचा और महागुरु के आध्यात्मिक संकेतों से महागुरु के दिमाग में अपनी आवाज़ पहुंचनी। यादों की सराय में आपका इंतजार कर रहा हूँ शैडो फ्लेयर। महागुरु राम्या अपनी साधना कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में न रुकने वाली आवाज़ आए। महागुरु हैरान थे और बोले, टेलीपैथी है, पर टेलीपैथी जैसा लग रहा है, पर वो इतनी दूर से कैसे संदेश भेज पा रहा है? महागुरु को आदित्य अब दिन ब दिन और रहस्यमय लगता जा रहा है। खैर, महागुरु राम्या जल्द से जल्द यादों की सराय की ओर चल पड़े। सराय में पहुंचते महागुरु को एक नकाबपोश काले कपड़े वाला आदमी दिखाई दिया। महागुरु ने अपना भेष बदल लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न ले, वरना भीड़ लग जाएगी। जब आदित्य को उसकी दिव्य दृष्टि से पता चला कि ये भेष बदला इंसान ही महागुरु राम्या है तो आदित्य ने बोला, 3 दिन बाद मैं महल आऊंगा महाराज से मिलने, और हाँ, मैंने आपको सिर्फ यह इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा बिल चुका दे। ये कहकर आदित्य सराय से चला गया और छोड़ गया, सोचते हुए महागुरु को, ये लकड़े ने मुझे पहचान लिया, इसकी तो दिव्य दृष्टि कमाल की है, अब तो मुझे इससे जलन हो रही है। चलो अब ये खबर तो महाराज को बतानी ही होगी। उधर आदित्य सीधा मेघ शहर के नीलामी भवन की ओर चल पड़ा। नीलामी भवन के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंगला नीलामी भवन। कहते हैं कि सिंगला परिवार पूरे देश के 4 परिवारों में से एक परिवार है। सिंगला परिवार नीलामियां करवाता है। हर शहर में सिंगला नीलामी भवन मिल जाएगा जिसमें सिंगला परिवार के खास सदस्य नीलामी आयोजित करवाते हैं। जब आदित्य भवन के अंदर गया तो वहां नीलामी शुरू होने ही वाली थी। आदित्य जल्दी मुख्य काउंटर के पास गया और बोला, मुझे खींच सामान बेचना है। मैनेजर ने बोला, दिखाए आप क्या बेचना चाहते हैं। तो आदित्य ने अपने थाली से 36 अलौकिक टोरेस के और एक लाल पंखों वाले शेर के अलौकिक पत्थर निकलकर मैनेजर को दे दिए और आदित्य बोला, मैं ये सब बेचना चाहता हूँ।
इतने सारे अलौकिक पत्थरों को देखकर मैनेजर भी सदमे में चला गया और 2 मिनट के लिए तो उसकी आवाज़ ही चली गई। फिर जब मैनेजर को होश आया तो वह उसे लेकर वीआईपी कक्ष में लेकर चला गया और बोला, मान्य अतिथि कृपया आप यहाँ बैठिए, मैं इस नीलामी भवन की मालकिन को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर आदित्य अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मैनेजर एक सुंदर महिला को लेकर यही आ रहा है। जब वो महिला और मैनेजर अंदर आए तो आदित्य भी उस सुंदर महिला को देख हैरान हो गया। नशीली आंखें, गुलाब सी पंखुड़ी से होंठ, लंबे सुंदर बाल और टॉप और घुटनों तक की स्कर्ट में वो महिला बला की खूबसूरत लग रही थी। इतनी सुंदर महिला के मीठी सी आवाज आए, मेरा नाम है पूनम सिंगला, मैं इस नीलामी भवन की मालकिन हूँ। पूनम अपने सामने एक काले कपड़े वाले चेहरे पर काला मास्क लगाए व्यक्ति को देखकर हैरान थी, पर उसे इसका बहुत अनुभव था, इसलिए उसने अपनी मीठी आवाज में अपने बारे में बताया। आदित्य ने भी होश संभाले और बोला, आप मुझे शैडो बुला सकते हैं और नाभवाम में क्या रखा है, मैं व्यापार करना चाहता हूँ इन पत्थरों का। जब पूनम ने पत्थर देने तो वह बिल्कुल भी शौक नहीं हुई, शायद मैनेजर ने उसे पहले ही सब बता दिया होगा, आदित्य मन ही मन सोच रहा था। पूनम ने पत्थरों को देखते हुए बोला, अलौकिक टोरेस के पत्थर की शुरुआती कीमत है 1000 रुपये और लाल पंख वाले शेर के पत्थर को कीमत है 30,000 रुपये और 20% नीलामी भवन का होगा। क्या आपको सौदा मंजूर है? पूनम ने मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए पूछा। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए बोला, जी है, मंजूर है, आप नीलामी शुरू करवाए। आप नीलामी में भाग लेना चाहेंगे? अगर कुछ पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं, पूनम ने आदित्य से पूछा। जी बिल्कुल, मैं नीलामी में भाग जरूर लूंगा, आदिया ने कहा। पूनम ने एक नौकरानी को बुलाया और उसको आदित्य को वीआईपी कुर्सियों की ओर ले जाने को बोला। आदित्य भी नौकरानी के साथ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। देखते ही देखते नीलामी का पूरा हॉल भर। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से महसूस किया, कैद कई लोगों को निगाह मुझ पर है, जाहिर सी बात है, काले कपड़े वाला एक चेहरे पर काला मास्क, सबका ध्यान तो अपनी तरफ करूंगा ही, आदित्य ने मन ही मन बोला। स्टेज पर अंधेरा कर दिया गया और अंधेरे के बीचों बीच रोशनी डाली गई। जहां रोशनी है वहां देखा एक सुंदर पारी जैसे लड़की खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी कि बड़े से बड़ा पत्थर दिल आदमी भी दांतों तले उंगलियां चबाने लग जगे। आदित्य ने ध्यान दिया, जब से पूनम आए हैं सब लोग पूनल ई लव यू, पूनम तुम कमाल हो के नारे लगाए जा रहे हैं, कमा है ये लोग, आदित्य मन ही मन बोला और मुस्कुराने लगा। पूनम ने पहले तो दर्शकों की ओर देखा और जब उसकी निगाह आदित्य पर है तो वह हैरान हो गई, क्योंकि आदित्य की आंखों में उसे बिल्कुल भी आकर्षण नहीं दिखा। पूनम बहुत सालों से इस नीलामी भवन में काम कर रही थी, इसी वजह से उसे इंसान परखने का अच्छा खासा तजुर्बा था, पर आदित्य के आंखों में मेरे लिए कोई गलत भावना नहीं है। पूनम मन ही मन आदित्य की अदा की कायल हो गई। आप सभी सुंदर मर्दों और आकर्षक महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में आपकी अपनी नीलामी भवन की होस्ट आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिन समय गवाए शुरू करते हैं आज की नीलामी, पूनम ने बोला और तालियां बजा दी। फिर रोशनी के बीचों बीच एक टेबल नौकरानियों दोबारा लाया गया। उस टेबल पर 12 पत्थर रखे थे जिनमें से ऊर्जा आती महसूस हो रही थी। पूरे नीलामी भवन में शांति हो गई, जिसे देखकर पूनम बोली, तो हमारे खरीदारों, आज की नीलामी का सबसे पहला और शानदार आइटम है ये अलौकिक पत्थर। खरीदारों में बैठे लोग ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि मेघ शहर योद्धाओं से ज्यादा व्यापार का शहर है, इसीलिए अलौकिक जानवरों को मारना बहुत मुश्किल है। पूनम ने बोला, जी हाँ, ये है अलौकिक टोरेस के कुल 12 पत्थर। इसकी कीमत से पहले मैं ये बता दूं कि इन पत्थरों के क्या फायदे हैं। ये पत्थर से हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और इन पत्थरों से हम ताकतवर हथियारों को भी बना सकते हैं, पूनम ने बोला और थोड़ा मौन हो गई। खरीदारों में से कोई बोला, पूनम इनका दाम क्या है? फिर एक के बाद सभी लोग दाम पूछने लगे, आखिर इतनी अनमोल चीज किसे नहीं चाहिए। आदित्य वीआईपी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराए जा रहा था। वाह क्या बात है, पूनम तो काफी अक्लमंद है, आदित्य में बोला और नीलामी देखने लगा। उड़ने पूनम ने एक मीठी सी आवाज में बोला, ये एक अलौकिक पत्थर मात्र 1000 रुपये का है और यहाँ हमारे पास कुल 12 अलौकिक पत्थर है जिन्हें हम एक साथ ही बेचना है। तो नीलामी की पहली शुरुआती कीमत है 12,000 रुपये और कम से कम आपको 100 रुपये की कीमत बढ़ानी ही होगी। पूनम की बात सुनकर एक पल के लिए तो नीलामी भवन ने सन्नाटा छा गया। फिर उसके बाद लोगों ने एक एक करके चिल्लाना शुरू कर दिया, 12,500 मेरा, 12,700 मेरा। फिर कोई चिल्लाया 13,000 रुपये। फिर मेघ शहर के एक अमीर व्यापारी ने बोला 15,000 रुपये। इसे ऊंची बोली लगाने में दर्शकों को थोड़ी हिचक हो रही थी, पर एक बूढ़े इंसान ने बोली लगाई 16,000 रुपये। इससे आगे उस व्यापारी ने भी बोली नहीं लगाई और अलौकिक पत्थर उस बूढ़े इंसान को दे दिए गए। क्या आदित्य कुछ खरीदेगा नीलामी से और 3 दिन बाद महाराज से क्या इनाम मांगेगा? आदित्य उनकी मदद का जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। CH7 नीलामी में आए बेशकीमती चीज। ऐसे ही अगली नीलामी की चीज देखकर तो सभी लोग और हैरान हो गए, क्योंकि इस बार फिर 12 अलौकिक पत्थर थे। जो लोग पिछली बार अलौकिक पत्थर नहीं ले पाए उनके मन में खुशी की लहर जाग उठी। पूनम ने बोला, बोली की शुरुआती कीमत है 12,000 रुपये। देखते ही देखते बोली लगने शुरू हो गई। इस बार 12 बेशकीमती अलौकिक पत्थर उस व्यापारी ने खरीद लिए और फिर तीसरी बार फिर 12 अलौकिक पत्थर लाए गए जिसे एक सुंदर महिला ने खरीद लिए।
आदित्य मन ही मन हिसाब लगाता था और देख रहा था कि उसको कितना मुनाफा हो गया। 16,000 और 15,000 और 15,500 कुल मिला के हो गए 46,500 और नीलामी भवन का 20% काट कर हुए 37,200 रुपये। आदित्य मन ही मन खुश होते हुए बोला मैं तो अमीर बन गया और अभी तो वो शेर का पत्थर बाकी है। पूनम अगली चीज लेकर आई। स्टेज पर लोगों ने देखा वो भी एक पत्थर है पर पहले वाले पत्थरों से बहुत ज्यादा चमक रहा है। पूनम ने बोला यह है लाल पंखों वाले खतरनाक शेर का अलौकिक पत्थर और ये पहले वाले पत्थरों से कम 30 गुना ऊर्जा देता है। इसकी शुरुआती कीमत है 30,000 रुपये। देखते ही देखते बोली की कीमत आसमान छूने लगी। 31,000 रुपये। तो एक महिला ने बोला 32,000 रुपये। देखते ही देखते वो पत्थर 42,000 रुपये में बिका। पूनम स्टेज के बीच आई और बोली अब हमारी नीलामी की आखिरी आइटम है। ये रही। सबके सामने एक छोटी सी अंगूठी थी। पूनम बोली ये अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं है, ये है एक स्टोरेज रिंग। इसके अंदर आप जितना भी सामान रखो ये कभी नहीं भरेगी और इसकी शुरुआती बोली है 15,000 रुपये। कम से कम 100 रुपये का फर्क होना चाहिए। आदित्य बोला ऐसी अंगूठी तो मुझे भी चाहिए। आदित्य ने मन ही मन हिसाब लगाया और बोला मेरे पास कुल 70,000 के आसपास धन है। देखते ही देखते बोली की रकम 30,000 से आगे चली गई। फिर शहर के बड़े बड़े लोग ही बोली लगा रहे थे तो तभी अचानक से वीआईपी कुर्सियों से एक जोरदार आवाज गूंजी 40,000 रुपये। पूनम बोली मुझे तो लगा था ये चीजें बेचने ही आया है पर इसमें तो एक ही बार में सबकी बोलती बंद करवा दी। तभी एक आवाज आई 41,000 रुपये। ये सुनकर आदित्य ने बोली लगाई 50,000 रुपये और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोली लगाने की क्योंकि वह वीआईपी सीट पर बैठा था और वहां बैठने वाला कोई आम इंसान नहीं होता। नीलामी खत्म होने के बाद आदित्य को विश्राम कक्ष में बिठाया गया और थोड़ी देर बाद पूनम एक नौकरानी के साथ अंदर आ गई और उस नौकरानी के हाथ में एक थाली थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। आदित्य के सामने आकर पूनम ने नौकरानी के हाथ की थाली से लाल कपड़ा हटाया तो उसमें एक अंगूठी और नीले रंग का चमकदार कार्ड था। मान्य अतिथि ये लीजिए आपको स्टोरेज रिंग और आपकी बची हुई धनराशि इस कार्ड में है। पूनम ने मीठी आवाज में कहा। पूनम जी आपके साथ व्यापार करके अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप हर बात मेरा लाया सामान बेच के मेरी मदद करते रहोगे। आदित्य ने पूनम से मुस्कुराते हुए कहा। ये बोलकर आदित्य वापस चला गया और लोगों की भीड़ में गायब हो गया। और स्टाफ सबसे पहले तो वो एक होटल में चला गया और उसने 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक हफ्ते के लिए कमरा लिया और उसमें चला गया। कमरे जाकर आदित्य ने सबसे पहले नीलामी में खरीदी अंगूठी निकाली और उस पर अपने खून की बंद डाली जिससे उसका अंगूठी के साथ संभाग बन गया। अब कोई भी और उस अंगूठी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सीधा मतलब कि अब अंगूठी और सिर्फ मेरा और मेरा हक होगा, आदित्य बोला। फिर आदित्य ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अंगूठी में डाला तो उसमें एक चमक के साथ छेद नजर आने लगा। आदित्य फिर बाहर आया और उसने अपनी दिव्य दृष्टि पूरे शहर में फैला दी और शहर का अनाथ आश्रम ढूंढने लगा। अनाथ आश्रम ढूंढने के बाद उसने आर्यन को टेलीपैथी से संकेत भेजा। आर्यन खाने के बाद कमरे में सोने जाते जाते सोच रहा था आदित्य भैया कैसे होंगे, कहाँ होंगे। तभी उसके दिमाग में आदित्य की आवाज आई। वो बहुत खुश हुआ और बोला मेरे आदित्य भाई जैसा कोई नहीं। ये बोलकर आर्यन जल्दी से आदित्य के बताए होटल में जा पहुंचा और आदित्य को देखकर खुश हो गया। आदित्य ने अभी शैडो फ्लेयर का भेष नहीं रखा था, वो अपने असली भेष में होटल में आया था। आर्यन ने पूछा आदित्य भाई आप कैसे हो। अरे माफ करना गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव हो। आदित्य ने बोला नहीं आर्यन तुम मुझे गुरुदेव नहीं भाई ही बोलो जी आदित्य भाई, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन परसों राजमहल में चलना चाहोगे? मैं महाराज से मिलने जाऊंगा परसों। जी ठीक है भैया, मैं भी महल जाऊंगा और मैंने कभी महल नहीं देखा। फिर देखते ही देखते एक और दिन बीत गया और आज है वो दिन जब आदित्य और राजा की मुलाकात होगी। आदित्य ने सुबह उठते ही आर्यन को अपने पास बुलाया और बोला आर्यन मैं किसी भी हाल में अपनी पहचान का पता नहीं लगाने दे सकता, इसलिए मैं एक नकाब पहनकर राजमहल जाऊंगा। तुम किसी भी हाल में मेरा नाम आदित्य नहीं लेना, तुम मुझे वहां सिर्फ भैया बोलना, आदित्य ने आर्यन को समझाया। ठीक है आदित्य भैया, आर्यन ने बोला और महल जाने के लिए तैयार हो गया। आदित्य और आर्यन होटल से बाहर निकले और महल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक झुग्गी में जाकर आदित्य ने अपना भेष बदल लिया और बन गया शेडो फ्लेयर। आर्यन आदित्य को देखकर हैरान था। आदित्य भैया क्या वो महान योद्धा आप थे जिसने 20 गांव के प्रतियोगिता में सबको एक ही बार में ढेर कर दिया? आदित्य ने पूछा तुम कैसे पता? आर्यन बोला भैया हम सब आश्रम के बच्चों को आश्रम के मुख्य आचार्य मुकाबला देखने लेकर गए थे, मैंने वहां आपको देखता था। आर्यन की बात समझकर आदित्य ने आह भरी और महल की ओर चल पड़ा। होटल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था महल का मुख्य दरवाजा। वहां पहुंचने के बाद आदित्य ने देखा वहां 2 द्वारपाल खड़े थे और उन्होंने आदित्य और आर्यन का रास्ता रोक रखा था। द्वारपाल ने आदित्य से पूछा तुम कौन हो, क्या काम से आए हो? आदित्य ने जवाब दिया मुझे महाराज से बात करनी है। द्वारपाल ने पहले तो ऊपर से नीचे तक आदित्य को देखा जो कि काले कपड़े और मास्क में अजीब लग रहा था और फिर बोला ठीक है पर तुम्हें अपना मास्क उतरना पड़ेगा। आदित्य बोला मैं मास्क नहीं उतरूंगा, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल बोले आम लोगों का इस महल में जाना वर्जित है जब तक महाराज खुद हम नहीं बताते कि किसी को महल में अंदर आने की इज्जत दी गई है।
जब बहुत समझने के बाद भी वह रास्ता नहीं दे रहे थे तो ठीक है, फिर बाद में हाथ पाँव जोड़ोगे तो भी मैं नहीं आऊँगा। इतना बोलकर आदित्य आर्यन का हाथ पकड़कर चला गया। थोड़ी दूरी पर जाकर आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से महागुरु राम्या को ढूंढा और फिर उनको टेलीपैथी से संदेश भेजा कि आपके राजमहल के द्वारपाल ने हमें अंदर नहीं आने दिया, इसकी वजह से हम वापस लौट रहे हैं। महागुरु राम्या को जब आदित्य का संदेश मिला तो वह भागकर महल के द्वार पर आया, पर आदित्य तो पहले ही चुका था। महागुरु ने मन ही मन बोला, अब ये कौन सा बवाल हो गया। महागुरु ने द्वारपाल से पूछा, यहाँ अभी कोई आया था क्या। द्वारपालों ने महागुरु को प्रणाम किया और बोल, महागुरु यहाँ अभी एक काले कपड़े और मुंह पर मास्क लगाकर एक बच्चे के साथ आया था, बोल रहा था कि महाराज से मिलना है। हमने उसे बोला कि मास्क उतार के आओ, फिर अंदर जाने देंगे, और वह लौट गया। महागुरु ने एक जोरदार चाटा एक द्वारपाल को मारा और बोला, जो नालायकों, उसको ढूंढ कर लेकर आयो, वरना महाराज को पता चला तो तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। अब क्या होगा आगे, क्या आदित्य वापस महल आएगा, क्या बात होगी आदित्य और महाराज के बीच, क्या मोड़ आने वाला है। इस रोमांच भरी कहानी में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। CH8 आदित्य और महाराज की बातचीत। दोनों द्वारपाल दौड़कर आदित्य को ढूंढने गए और उन्होंने देखा कि आदित्य वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा उनका ही इंतजार कर रहा था। आदित्य बोला, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। ये सुनकर तो वह हैरान हो गए और आदित्य से माफी मांगने लगे, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था आप महाराज के खास मेहमान हैं। उड़कर बोला, आगे से ध्यान रखना, चलो अब महागुरु को ज्यादा इंतजार करवाना भी ठीक नहीं। फिर आदित्य महल की ओर चल पड़ा। उसे देख कि महागुरु राम्या ने देखा कि आदित्य आ गया है तो वो हड़बड़ी से आदित्य की ओर आए और बोले, अरे माफ करना, तुम इन नमूनों को पता नहीं था कि तुम कौन हो। आदित्य ने हंसते हुए बोला, अरे महागुरु राम्या जी, उस बात को छोड़िए, चलिए महाराज से मुलाकात का समय आ गया है। महागुरु राम्या को जब पता चला कि आदित्य गुस्सा नहीं है तो उन्होंने राहत को सांस ली। फिर महागुरु की नज़र आर्यन पर चली जो बड़े ही आत्मविश्वास में लग रहा था, तो महागुरु ने आदित्य से पूछा, ये लड़का कौन है। महागुरु की आवाज़ सुनकर आदित्य ने जवाब दिया, ये मेरा शीश है, पर आप मुझे इसका बड़ा भाई मान सकते हैं। महागुरु ने आर्यन को देखकर सिर हिलाया और आदित्य और आर्यन को लेकर महल के अंदर चला गया। आदित्य और आर्यन दोनों ही महल की चकाचौंध देखकर हैरान थे। आदित्य कभी गांव से बाहर नहीं निकला था और आर्यन तो अनाथ था, इसलिए दोनों ने ही दुनिया नहीं देखी थी। आर्यन ने बोला, भैया कितना बड़ा और सुंदर महल है, काश हम यही रह सकते। महागुरु राम्या आदित्य और आर्यन को अतिथि कक्ष में बैठाकर महाराज को सूचना देने चले गए। थोड़ी देर बाद आदित्य के ऊपर एक दबाव सा पड़ने लगा, ऐसा लगा कि आदित्य का अभी दम घुट जाएगा। फिर आदित्य ने उस दबाव से बचने के लिए अपनी दिव्य ध्यान तकनीक का इस्तेमाल किया। वो तकनीक इतनी जबरदस्त थी कि दबाव का सारा असर खत्म हो गया। तो आदित्य ने दिव्य दृष्टि से देखा कि कक्ष के बाहर महाराज और महागुरु खड़े हैं। आदित्य ने महाराज और महागुरु के दिमाग में अपनी आवाज़ पहुंचाई, आ जाएं आप दोनों अंदर आ जाएं, बाहर खड़े होकर आप अच्छे से मेरी जांच नहीं कर पाएंगे। आदित्य की आवाज़ सुनकर महाराज थोड़े अचंभित दिखने लगे और उन्होंने महागुरु राम्या से पूछा, क्या इसके पास सच में आत्मिक दृष्टि है। असल में इनको लग रहा है कि आदित्य के पास आत्मिक दृष्टि नाम की तकनीक है, जो कि एक हाई रैंक की तकनीक है, जो कि सिर्फ उस वंश के लोगों के पास ही होती है। महागुरु बोले, हाँ ये वही तकनीक है, जिस इंसान के पास ये काबिलियत हो उसकी नज़रें सच और झूठ को एक क्षण में पकड़ लेती है। पर वो कैसे हो सकता है। वो दल तो सदियों पहले इस दुनिया से कहीं गायब हो गया था, उस दल का एक भी इंसान नहीं मिला था। महागुरु की बात सुन महाराज भी सोच में पड़ गए और बोले, जहाँ तक मुझे पता है उस दल का नाम था देव अग्नि वंश, जो पूरे आकाशमंडल ग्रह में सबसे ताकतवर दल था। कहते हैं कि उनके अंदर देवताओं के खून का अंश था, पर एक दिन पूरा देव अग्नि वंश गायब हो गया। महागुरु बोले, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसी वंश के एक विद्वान ने वो भविष्यवाणी की थी। फिर महागुरु और महाराज दोनों अतिथि कक्ष में प्रवेश कर गए। आदित्य और आर्यन, महागुरु और महाराज आमने सामने बैठ गए और नौकरी ने सबको मदिरा दी और आर्यन को सेब का जूस दिया। मदिरा पीते पीते आदित्य बोला, जी महाराज बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। आदित्य की बात सुनकर महाराज ने एक लंबी सांस ली और बोला, जैसा कि तुम्हें पता ही है हमारे इस कालधारा राज्य का शाही परिवार बहुत शक्तिशाली है, पर तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता होगा कि कालधारा राज्य का जो राजा है उसने जन्नत समाधि में जाने का फैसला किया है। आदित्य ने पूछा, ये जन्नत समाधि क्या होता है। महागुरु बोले, जन्नत समाधि एक ऐसी जगह का नाम है जो सिर्फ राजपरिवार के पास एक पेंटिंग के रूप में जगह है। उस पेंटिंग का नाम है जन्नत समाधि। वो कोई आम पेंटिंग नहीं है, उसके अदन जाकर समय रुक जाता है, मतलब उस पेंटिंग में जितना भी समय रही वो कभी किसी की उम्र नहीं बढ़ेगी और ना ही किसी की मृत्यु होगी। मौजूदा राजा अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो मौत से बचने के लिए जन्नत समाधि में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हीं ने अपने बड़े बेटे को नया राजा बनाने का निर्णय लिया है। महाराज ने आगे बताते हुए लंबी सांस ली और बोला, ये तो जाहिर सी बात है कि हर नया राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कुछ तो करता ही है, इसलिए उसने 2 शहरों को एक करने का फैसला किया है। इनमें से एक शहर है हमारा मेघ शहर के, दूसरा है हमारा पड़ोसी शहर बादलगढ़, और जो इस शहर पर राज करेगा वो का राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बन जाएगा, क्योंकि उसके पीछे होगा पूरे कालधारा राज परिवार का हाथ।
आदित्य, दिक्कत ये है कि हमारे राज्य के नए राजा ने ये निश्चित करने के लिए एक मुकाबला करवाने का फैसला किया है कि इस नए गठबंधन पर कौन राज करेगा। वो मुकाबला दोनों तरफ के युवा योद्धा के बीच होगा। हमने जांच करवाई है आदित्य, उनके पास लेवल 9 के परम दायरे की ताकत है जिसे हमारे में एक शहर का कोई भी युवा योद्धा हराने में सक्षम नहीं है। आदित्य बोला, अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके तरफ से बादलगढ़ शहर के युवा योद्धा से मुकाबला करके उसे हरा दूं, पर आपको मैं कुछ याद ही काबिल नहीं लगता। मैं इतना भी ताकतवर नहीं हूँ, मैं तो एक पल के लिए भी उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। लेवल 9 की ताकत कम तो बिल्कुल नहीं होती। आदित्य, बातें बनाने का कोई फायदा नहीं। मैं लेवल 9 पार कर 5 तत्वों के तीसरे लेवल पर हूँ और तुम मेरे आदि शक्ति से बनाए आध्यात्मिक दबाव का असर खत्म करने में कामयाब रहे थे, इसलिए तुम बादलगढ़ के योद्धा के साथ टक्कर का मुकाबला तो कर ही पाओगे। आदित्य को अब पता चला कि महाराज उस पर हमला क्यों कर रहे थे। महाराज तो मेरी काबिलियत देख रहे थे। आदित्य ने मन ही मन बोला और फिर महाराज को तरफ देखते हुए पूछा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम हमारे तरफ से लड़ने गए और जीत गए तो तुम हम आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली देंगे। ये गोली योद्धा के ऊर्जा के रास्तों को ऊर्जा से भर देती है और उसे अगले लेवल में जाने के 50% तक चांस बना देती है। आदित्य महाराज से बोला, और साथ में मैं आपके राजमहल की शाही लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ। महाराज आदित्य की बात सुनकर थोड़े हैरान हुए और बोले, क्या सिर्फ लाइब्रेरी में जाना चाहते हो, कुछ और भी मांग सकते हो? आदित्य अपनी दिव्य दृष्टि से पता नहीं क्यों राजमहल को लाइब्रेरी को देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने यह मांग की। और महाराज को भी शायद समझ आ गया था कि आदित्य ने ऐसी मांग क्यों की, इसलिए महाराज ने बताया कि हमारी लाइब्रेरी एक ऊर्जा जाल से ढकी हुई है जिसकी वजह से तुम्हारी तकनीक से तुम लाइब्रेरी नहीं देख सके। महाराज को बात समझकर आदित्य ने अपना सिर हिलाया और फिर महाराज से पूछा, और ये मुकाबला कब होगा, कितने दिन है अभी? मेहराम बोले, उन्होंने हमें 3 महीने का समय दिया है। आदित्य बोला, ठीक है फिर। तभी आदित्य ने अपना मास्क उतार दिया और बोला, मेरा नाम है आदित्य और मेरी उम्र है 17 वर्ष। मुझे एक घर चाहिए होगा और कुछ नौकर रहने और खाने का इंतजाम करवा दीजिए। महाराज बोले, ठीक है, वो सब हो जाएगा। महाराज तो अब तक हैरान थे कि जो इंसान उनकी आदि शक्तियों से बना दबाव बिना तकलीफ के झेल गया वो सिर्फ 17 साल का छोटा लड़का था। क्या करेगा आदित्य, अब क्या जीत पाएगा? बादलगढ़ के योद्धा से आदित्य जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। CH9 ध्यान लगाना और साफ ऊर्जा। आदित्य और आर्यन अपने नए घर में चले गए जो कि एक बड़े बंगले से कम नहीं थे। आर्यन इतना भव्य महल देखकर बोला, इतना बड़ा घर? आदित्य भैया, क्या मैं ऊपर वाले कमरे में रह सकता हूँ? आर्यन ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने आर्यन को एक मुक्केबाजी की तकनीक बताई और बोला, जो इसका अभ्यास करो। आर्यन जल्दी से ऊपर वाले कमरों में चला गया। आदित्य भी अपने कक्ष के अंदर चला गया। आदित्य ने देखा वहां कई अलौकिक पत्थर एक क्रम में रखे थे जिससे अलौकिक ऊर्जा आती थी। आदित्य को महसूस हुआ कि ये जगह साधना के लिए एकदम सही है, यहाँ साधना करने से मुझे 2 गुना फायदा होगा। फिर आदित्य अपने कक्ष से बाहर निकला और महागुरु के पास गया और बोला, महागुरु, मुझे लाइब्रेरी में जाना है। महागुरु राम्या आदित्य को लाइब्रेरी में लेकर जाने लगे। आदित्य और महागुरु महल के कोने में एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। आदित्य हैरान था क्योंकि आगे रास्ता बंद था। तभी आदित्य की हैरानी देख महागुरु मुस्कुराए और उन्होंने दीवार के पास जाकर एक पत्थर को अंदर खिसका दिया जिससे जमीन हिलने लगी और जमीन का फर्श के दरवाजे की तरह ऊपर आ गया। आदित्य ने देखा कि दरवाजे के पार अंधेरे कमरे में सीढ़ियां जा रही थी। आदित्य महागुरु के पीछे उन सीढ़ियों में चला गया तो उसे आसपास की ऊर्जा में अलग सी तरंग महसूस हुई और उसने बड़बड़ाया, तो यह है ऊर्जा जाल। महागुरु आदित्य की ओर देखकर बोले, हाँ, तुम ही इसे महसूस कर सकते हो, तुम्हारे पास आत्मिक दृष्टि है ना? आदित्य मन ही मन बोला, आत्मिक दृष्टि? अब ये क्या है, मेरे पास तो दिव्य दृष्टि है। फिर जब आदित्य और महागुरु नीचे पहुंचे तो देखा वहां खतरनाक दिखने वाले 4 सिपाही खड़े थे। उन्होंने महागुरु को प्रणाम किया और आदित्य को अंदर जाने दे दिया। अंदर जाके आदित्य ने देखा कि बहुत बड़ी जगह थी जो किताबों की अलमारियों से भरी हुई थी। हर जगह किताबें ही किताबें थी। आदित्य एक रैक के पास गया और वहां से एक किताब उठा ली। उस किताब का नाम था दैत्य उंगली तकनीक। यह एक फिंगर आर्ट था दिखने के लिए तो आदित्य वो किताब पढ़ रहा था, पर असलियत में आदित्य अपनी दिव्य दृष्टि से सारी किताबों को अपने दिमाग में जमा कर रहा था। महागुरु को यह नहीं पता था कि आदित्य अपने दिमाग के अंदर किताबें जमा भी कर सकता है, और न ही आदित्य ये चाहता था कि महागुरु राम्या को इसके बारे में पता चले। ऐसे ही देखते देखते समय बीतता गया और 6 घंटे बाद आदिया ने अपनी आंखें खोल ली। महागुरु आदित्य की हरकतों पर नजर रखे हुए थे, पर उन्हें तो इतना पता चला कि आदिया ने एक किताब उठाई और 1-2 पन्ने पलट के आंखें बंद कर ली और तब से अपनी आंखें बंद करके बैठा था आदित्य। पर महागुरु राम्या जानते थे आदित्य के तरीके रहे समय है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आदित्य ने महागुरु से बोला, चलिए महागुरु, मेरा काम हो गया, चलिए अब वापस चलते हैं। महागुरु का आदित्य से सवाल पूछने का तो बहुत मन था, पर उन्होंने मन पर काबू पाया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, चलो।
आदित्य फिर घर पर जाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गया और आंखें बंद करी। फिर अपने दिमाग में जाकर आदित्य ने सभी किताबों में से ध्यान तकनीकें निकल लो और आदित्य ने देखा कि वहां लेवल 5 से पंच तत्वों के छठे लेवल तक की किताबें थी। आदित्य अभी शून्य लेवल 7 के पहले पड़ाव पर था, इसलिए उसने दिमाग में लेवल 7 की विधियां निकली और उन सब किताबों को एक दूसरे में मिला दिया और आदित्य ने देखा वहां पर एक नई किताब थी जिसके ऊपर लिखा था दिव्य ध्यान कला का 7वां लेवल। आदित्य ने वो किताब खोली और उस तकनीक से ध्यान लगाने लगा। आदित्य की चेतना का सागर असीमित और शुद्ध ऊर्जा से भरने लगा। आदित्य ने महसूस किया जब से वो उस रहस्यमय गुफा से निकला है, उससे पहले उसकी ऊर्जा इतनी साफ नहीं थी। तब तो आदित्य की ऊर्जा बिल्कुल मिट्टी वाले पानी जैसी थी। आदित्य सोचा शायद ये उच्च लेवल की ध्यान तकनीक से हुआ होगा, अब तो मेरी ऊर्जा बिल्कुल साफ पानी की तरह है। किताबों के तो लिखा है ऐसी ऊर्जा तो देव या संत की ध्यान तकनीक से होती है। आदित्य ने देखा कि अब वो लेवल 7 के परम दायरे में पहुंच गया है, उसे केवल 15 मिनट ही हुए हैं ध्यान लगाते हुए। और स्टाफ, आदित्य ने बोला क्यों न लेवल 8 भी पार कर ही लिया जाए। फिर आदित्य ने अपने दिमाग में लेवल 8 की विधियां निकली और जोड़ दिया सबको और पलक झपकते ही बन है दिव्य ध्यान कला लेवल 8। आदित्य ने अगले आधे घंटे में लेवल 8 का भी परम दायरा पा लिया, पर आदित्य थोड़ा मायूस था। आदित्य बोला पिछली बार से पूरा दुगना समय लगा है रे मेरी फूटी किस्मती। अब आदित्य को कौन समझाए कि आम लोग तो आधे घंटे में किताब भी पूरी नहीं पढ़ पाते और ध्यान तकनीक से लेवल बढ़ाने में तो उनको दशकों का समय लग जाता है। हर कोई तुम्हारे जैसा राक्षस थोड़ी ना होता है। आदित्य तो मन ही मन अपनी किस्मत को कोसकर आर्यन के कमरे के गया और उसकी लेवल 3 की ध्यान कला देकर शहर घूमने चला गया। आदित्य को याद आया आदित्य और आर्यन जब पहले दिन मिले थे तो आदित्य ने आर्यन के शरीर में कुछ देखा था। जब आदित्य पहली बार आर्यन से मिला था तब आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर रखी थी और तभी आदित्य को आर्यन के शरीर में हड्डियां आम गिनती से ज्यादा दिखाई। आर्यन की कुल 678 हड्डियां थी जो कि असामान्य थी। आदित्य बोला मध्यकाल में एक शख्स था जिसकी हड्डियां 678 थी। वो इतना शक्तिशाली था कि उसको सब कयामत का शहंशाह कहते थे। आदित्य को पता था कि 678 हड्डियां वाली प्रतिभा को इस युग में देखना बहुत हैरान करने वाली बात है, इसलिए आदित्य ने आर्यन को अपना शिष्य बनाया था। आदित्य को राजमहल के लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने पर पता चला था कि ऐसे असामान्य शख्स के हड्डियों की ऊर्जा को जागृत करने के लिए कुछ गोलियां और लेप बनाने पड़ेंगे। CH10 हकीम एसोसिएशन कहते हैं कि जिस जगह पर योद्धा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं वहां हकीमों की अहमियत बहुत होती है, क्योंकि चोट लगने पर दवाई और शक्तियां बढ़ाने वाली शक्तिशाली गोली और लेप बनाना सिर्फ हकीमों के बस में ही होता है। आदित्य जब हकीम एसोसिएशन पहुंचा तब उसने एक 6 मंजिला ऊंची इमारत को देखा और उसके अंदर चला गया। सफेद पत्थर से बना चुकीला फर्श, रंगीन दीवारें और चहल पहल वाली जगह है हकीम एसोसिएशन। आदित्य रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला जरा सुनिए, मुझे एक हिमाचिस्त्व, एक क्रीम के फूल का रस और एक हड्डियां निखारने वाला पाउडर चाहिए। ये जड़ी बूटियों आदित्य ने राजमहल की किताबों में पढ़ी थी। रिसेप्शनिस्ट ने बोला आप 2 मिनट रुकिए और फिर एक वर्कर को बोलकर सारा सामान मंगवा लिया और फिर आदित्य से बोली सिर्फ मात्र 30,000 रुपये। आदित्य के तो होश ही उड़ गए जब उसने सुना 30,000 रुपये। वो झट से बोला इस घास फूस के 30,000 रुपये क्या सरेआम लूट मचा रखी है तुमने। रिसेप्शनिस्ट बोली ये क्या आप बदतमीजी से बोल रहे हैं, ये तो 30,000 का ही आएगा, लेना है तो लो वरना दफा हो जाओ। आदिया बोला मुझे सामान तो चाहिए पर तुमने लूट मचा रखी है। रिसेप्शनिस्ट अब तंग आ गई थी। वो बोलो मैं सीनियर को बुलाकर लाती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। थोड़ी ही देर में वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और बोला तुम सस्ते में जड़ी बूटी लेना चाहते हो। आदित्य बोला जी हाँ। आदित्य ने देखा है आदमी के कपड़ों पर एक सितारा और एक कड़ाही बनी थी और वो मन ही मन बोला रैंक 1 का हकीम। वो रैंक 1 का हकीम बोला अगर तुम रैंक 1 का हकीम बन जाओ तो तुम्हें 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 15,000 रुपये में। आदित्य ने एक पल के लिए नहीं सोचा और बोल दिया ठीक है मैं तैयार हूँ। आदित्य की बात सुनकर तो रिसेप्शनिस्ट और उस रैंक 1 के हकीम के तो होश ही उड़ गए। वो आदित्य से बोले तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, हकीम बनना इतना आसान नहीं होता, पता है कितनी जड़ी बूटी को याद रखना पड़ता है, और तो और अंदरूनी शक्ति भी उच्च स्तर की होनी चाहिए। आदित्य ने बोला हाँ हाँ चलिए देखा जाएगा और आगे बढ़ गया। वो रैंक 1 का हकीम चीड़ गया और उसके पीछे जाके बोला ठीक है देखता हूँ तुम कैसे पास करते हो हकीम का टेस्ट, और बोला अभी वहां बैठ जाओ, टेस्ट की तैयारी करने में समय लगेगा। आदित्य ने बोला ठीक है और वह बैठ गया। आदित्य ने मन है मन अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर दी और हकीम एसोसिएशन की लाइब्रेरी ढूंढने लगा और उसे लाइब्रेरी आसानी से मिल गई क्योंकि यहाँ कोई ऊर्जा जाल नहीं था। फिर आदित्य ने आंखें बंद की और अपने दिमाग में करने लगा लाइब्रेरी की सभी किताबों को कॉपी। जब उसके पास सभी किताबें इकट्ठा हो गई तो उसने पहले अंदरूनी शक्ति की किताबों निकला और उनको जोड़कर एक परफेक्ट टेक्निक बना और उसका प्रयोग करने लगा। अब उसकी अंदरूनी शक्ति पर उसका अच्छा कंट्रोल था। अब तो आदित्य अपनी अंदरूनी शक्ति से टॉप का गोला बनाकर हमला भी कर सकता था। फिर आदित्य सारी किताबों की जड़ी बूटियों को याद करने लगा, जिसमें से आधी जड़ी बूटियों को याद करने में सफल रहा। फिर उसका सिर दर्द करने लगा।
और फिर उसने आंखें खोली तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे टूकर देख रही थी। आदित्य उसको देखते हुए बोला, ऐसे मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। आदित्य को बात सुनकर वो चीड़ गई और बोली, जो जाकर टेस्ट दे दो। अच्छा ठीक है, ये बोल आदित्य चल पड़ा टेस्ट देने। एग्जाम हॉल के अंदर देखा तो एक एग्जामिनर ने आदित्य से पूछा, आपका नाम? जी मेरा नाम आदित्य है और मेरी उम्र है 17 साल। आदित्य बोला, पहले आपका अंदरूनी शक्ति का टेस्ट होगा। सामने ये पठार दिख रहा है न, ये पत्थर बहुत हल्का होता है पर जब इसे अंदरूनी शक्ति से उठाते हैं तो ये बहुत भारी लगता है, जिसका नाम है आत्माएं पत्थर। बस तुम इसे उठाना है अपनी अंदरूनी शक्ति से। आदित्य ने बात समझते हुए सिर हिलाया और अपनी अंतहीन अंदरूनी शक्तियों को पत्थर की ओर भेजा और उसने काले आत्माएं पत्थर को आसानी से उठा लिया। उसकी अंदरूनी शक्ति महसूस करके तो वो एग्जामिनर भी हैरान था। तभी उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा आत्माएं पत्थर निकल और आदित्य की अंदरूनी शक्तियों के बीच फेंक दिया। आदित्य को जोरदार झटका लगा पर फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को कुछ फिट उठा लिया और आदित्य की सारी अंदरूनी शक्ति खत्म हो गई और वह थककर नीचे गिर गया। एग्जामिनर खुश था जैसे उसे हीरा मिल गया हो। वो बोला, कमाल हो गया आदित्य, तुम्हारी अंदरूनी शक्ति रैंक 2 के हकीमों से भी ज्यादा है। चलो आदित्य, तुम्हारा अगला टेस्ट यहाँ भी आगे के कमरे में होगा। आगे के कमरे में 100 जड़ी बूटियां रखी थी। एग्जामिनर ने बोला, तुम्हें इनमें से 50 जड़ी बूटियों को सही पहचानना है और तुम रैंक 1 के हकीम कहलाएंगे, और अगर तुम सारी जड़ी बूटियां पहचान लोगे तो तुम रैंक 2 के हकीम बन जाओगे। आदित्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी जड़ी बूटियों को देखकर उनके नाम जोर जोर से लेकर बताने लगा। ये है नील जहर का गुलाब, ये है ठंडी सूर्य घास, ये है मधु चाय पत्ती। ऐसे आदित्य ने सारी जड़ी बूटियों के नाम बता दिए। किस्मत से आदित्य ने 50% जड़ी बूटियों को अपने दिमाग में जमा कर लिया थे और ये सभी जड़ी बूटियां उन्हीं में से थी। बधाई हो, अब तुम रैंक 2 के हकीम बन गए। ऐसा बोल एग्जामिनर ने एक बर्ड जिस पर 2 सितारे बने थे और एक कड़ाही थी वो आदित्य के काले कपड़े पर लगा दिया। अब आदित्य क्या करेगा और क्या मिल पाएगी आदित्य को उसकी चीजें, या होने वाला है कि और बवाल। एंड नेक्स्ट एपिसोड टुमारो।